थॉट स्टार्ट करने से पहले हम फेरिंग्स की थोड़ी सी एनाटमी देख लेते हैं। पेज नंबर 269 पे आपकी एनाटमी है, ठीक है। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स आपका ये होता है कॉनिकल, बिल्कुल कोन शेप्ड होता है, ठीक है। कोन शेप फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है, मीन्स इसमें फाइबर्स होते हैं, मसल्स होते हैं, और ये हमारी किसकी बनाता है? एयर एंड फूड पैसेजेस बनाता है, ठीक है। ये दिस इज़ अ नोज़, ठीक है। और ये क्या होगी? दिस विल बी द ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी से क्या जाएगा? अंदर खाना जाएगा हमारा, और नोज से क्या जाएगी? एयर जाएगी। तो फेरिंग्स क्या कर रहा है? इट इज़ अ फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब, ठीक है, विच फॉर्म्स अपर पार्ट ऑफ द एयर एंड फूड पैसेजेस। और इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो 12 to 14 सेंटीमीटर्स होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है फेरिंग्स? इसकी आपको पता होना चाहिए अगर पूछा जाए। बेस ऑफ स्कल, ठीक है, ये स्कल की बेस है, यहाँ से लेके ये हमारे क्रीकोइड कार्टिलेज, दिस इज़ अ क्रीकोइड कार्टिलेज, तो ये यहाँ तक एक्सटेंड करती है, ठीक हो गया। बेस ऑफ स्कल जहाँ पे बेजी ऑक्सीपिट होती है बोन और बेजी स्फिनॉइड होती है, वहाँ से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ क्रीकोइड कार्टिलेज तक ये एक्सटेंड करती है, और फिर नीचे ये कॉन्टिन्यूस हो जाती है फेरिंग्स विद द एसोफेगस, ठीक है। तो हमारा खाना जो होता है वो फेरिंग्स के थ्रू एसोफेगस में चला जाता है, और एसोफेगस जो होता है उसके साथ इसका एक स्फिंक्टर होता है, फ्रेंजो एसोफेजियल स्फिंक्टर, उसके थ्रू खाना जो है उसके अंदर चला जाता है। अब इसकी जो विड्थ होती है वो 3.5 सेंटीमीटर्स होती है बेस के लेवल पे, ठीक है। मतलब हमने देखा ना, ऊपर बेस है इसकी और नीचे ऐसे नैरो डाउन हो रही है, तो ऊपर मतलब इस तरह फाइब्रोमस्कुलर कोन है ये, ठीक है। इधर तो वैसे नहीं दिखाई दे रही, ऐसे फाइब्रोमस्कुलर कोन है कि ऊपर इसकी जो विड्थ है वो 3.5 सेंटीमीटर्स है, और नीचे जाके इसकी जो है वो 1.5 सेंटीमीटर्स हो जाती है, और फिर इस तरह से ये हो जाता है, ठीक है। अब ये जो होता है ना फ्रेंजो इसोफेजियल जंक्शन, ये हमारा अपेंडिक्स से भी नैरोएस्ट पार्ट होता है, अपेंडिक्स से भी नैरोएस्ट पार्ट होता है, इतना 1.5 सेंटीमीटर यहाँ जाके फ्रेंजो इसोफेजियल जंक्शन जो होता है, ठीक है। अब हमने बात करनी है इसकी, देखें, नेज़ोफेरिंग्स है जो बिल्कुल हमारे नाक के पीछे है, ओरोफेरिंग्स है जो बिल्कुल हमारे ओरल कैविटी के पीछे है, ठीक है, और लेरेंजियोफेरिंग्स है जहाँ से ये एक्चुअली लेरिंग्स में चल जाएगा। आगे लेरिंग्स होता है ना, पीछे इसोफेगस होता है, और लेरिंग्स के नीचे यहाँ पे करके ट्रैकिया होता है, और इस तरह से सारा। तो ये था, दिस इज़ द नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड द लेरेंजियोफेरिंग्स। अब हमने बात करनी है जो फेरेंजियल वॉल्स हैं उसमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम कहाँ से कहाँ जाएंगे? अंदर से बाहर जाएंगे, ठीक है। दिस इज़ एक्चुअली द इनर साइड, यहाँ से हमने जाना है इनर साइड से आउटर साइड पे, ठीक है। इनर साइड से आउटर साइड पे जाना है। तो इनर साइड पे सबसे पहले इन्होंने जो ए से आपको दिखाया हुआ है ना, ये अगर इसको हम थोड़ा सा क्लोज़ करें, इतना क्लोज़ कर लेते हैं, तो सबसे पहले ये जो ए से आपको ये जो इरेगुलर सी दिखाई हुई है, यहाँ से लेके ये एक्सटेंड कर रही है यहाँ तक ऐसे, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर की दिखाई हुई है, ये एक्चुअली क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन है, अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन है। म्यूकस मेम्ब्रेन होगी ना, अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन होगी। फिर उसके बाद ये जो ग्रीन कलर की आपको बी से दिखाई हुई है, बी, ठीक है, ग्रीन कलर की जो दिखाई हुई है, दिस वन, ठीक है, ऐसे करके ये इधर ऐसे जा रही है। तो ये क्या है? ग्रीन वाली, दिस इज़ अ फेरेंजियल एपिन्यूरोसिस या फ्रेंजो बैसिलर फेशिया। फिर ये देखें, ये 3 मसल्स आपको दिखाए हुए हैं, ये हमारे मस्कुलर कोट हमारे फेरिंग्स वॉल का क्या क्या है? ये ऊपर वाला क्या है? सुपीरियर कंस्ट्रक्टर है। ये मिडल वाला क्या है? मिडल कंस्ट्रक्टर है। इन्फीरियर वाला क्या है? इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, सिंपल सी बात है। और फिर ये जो अंदर वाली बिल्कुल बाहर वाली सॉरी बिल्कुल बाहर वाली ये जो दिखाई हुई है, ये वाली, ठीक है, ये भी ऊपर की तरफ जा रही है। दिस इज़ एक्चुअली द बक्कोफरेंजियल फेशिया, ठीक है, बक्कोफरेंजियल फेशिया। तो अब हमने देखना है ये जो बाहर म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, ये जो बिल्कुल अंदर वाली इनर वाली बिल्कुल अंदर जो ब्लैक कलर की आपको दिखाई हुई है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है यूस्टेशियन ट्यूब की म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूस होती है, और इसकी जो एपिथीलियम होती है वो सीलिएटेड कोलमनर होती है नेज़ोफेरिंग्स के अंदर, और फिर बाकी जगह मतलब नेज़ोफेरिंग्स के अलावा जितनी भी जगह है वहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होती है, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा ग्लैंड्स होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन में। फिर अगर हम बात करें जो ग्रीन वाली आपको दिखाई हुई है, दिस इज़ अ फेरेंजियल एपिन्यूरोसिस, इसको हम फ्रेंजियो बेसिलर फेशिया भी कहते हैं। ये फाइब्रस लेयर होती है क्योंकि हमने कहा कि हमारी जो फेरिंग्स है वो फाइब्रोमस्कुलर कोन है, ठीक है, तो इसमें फाइब्रस लेयर हो गई है। अब ये जो फाइब्रस लेयर होती है ये यहाँ पे जो स्कल की बेस होती है ना, ये ऊपर स्कल की बेस है, यहाँ पे जाके ये थिक हो जाती है, ठीक है, लेकिन बाकी नीचे ये थिन होती है, और ये एक्चुअली हमारे ऊपर जाके इस तरह बेस ऑफ स्कल के साथ जाके जुड़ जाती है।
देन हमारा हमारा आ जाता है मस्कुलर कोट। इसमें जो मसल्स हैं, मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल लेयर बना रहे होते हैं सुपीरियर कंस्ट्रक्टर, मिडल कंस्ट्रक्टर और इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इंटरनल लेयर भी होती है मसल्स की, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। लेकिन ये बक्कोफ्रेंजियल फेशिया होता है, ये एक्चुअली जो है इनको बक्कोफ्रेंजियल क्यों कहते हैं कि ये हमारी एक्चुअली फेरिंग्स को भी बाहर से कवर कर रहा होता है और हमारे बक्सीलेटर मसल्स को भी कवर कर रहा होता है, इसको इसलिए हम इसको कहते हैं बक्कोफ्रेंजियल फेशिया, ठीक है। और इस तरह से तो ये जो बक्कोफ्रेंजियल फेशिया होता है ना, ये एक्चुअली हमारे बिल्कुल बाहर की तरफ होता है और ऊपर जाके ये क्या करता है हमारे जो है ऊपर जाके ये फ्रेंजियल एपिन्यूरोसिस जो ये ग्रीन कलर की इन्होंने दिखाई गई उसके साथ जाके फ्यूज़ हो जाता है। मतलब ये मेरी जो ट्रेसिंग है ना वो बहुत ख़राब हो रही है, तो आप सोच लें ये जो पिंक वाली है ये ग्रीन के साथ मिल रही है, मीन्स के बक्कोफ्रेंजियल फेशिया जो होता है ये जाके फ्रेंजियल एपिन्यूरोसिस के साथ मिलके ब्लेंड कर जाता है अपर बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ पे जाके देखिए ब्लेंड हो गया सुपीरियर कंस्ट्रक्टर के ऊपर जाके, ठीक हो गया। तो ये आपकी लेयर्स हैं स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रेंजियल वॉल में, वेयर वी हैव द म्यूकस मेम्ब्रेन, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, सॉरी अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे म्यूकस मेम्ब्रेन, देन द फ्रेंजियल एपिन्यूरोसिस, देन द मस्कुलर कोट, देन द बक्कोफ्रेंजियल फेशिया। अब जो मैंने आपको बताया ना मस्कुलर कोट होता है बाहर वाला, वो सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर से बनता है। जो अंदर वाला होता है ना उसमें सल्पिंगो फ्रिंजस मसल होता है, सल्पिंगो फ्रिंजस होता है, पैलेटो फ्रिंजस होता है, स्टाइलो, ये अंदर वाले अंदर बन रहे होते हैं मस्कुलर कोट, ठीक है। एक बाहर वाला कोट होता है, एक अंदर वाला होता है, ये अंदर वाला। सो सुपीरियर कंस्ट्रक्टर, मिडल कंस्ट्रक्टर, इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर। इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर के टू पार्ट्स होते हैं, थायरोफ्रेंजस होता है और क्रीकोफ्रेंजस होता है। दिस इज़ द थायरॉयड कार्टिलेज, दिस इज़ द क्रीकोइड कार्टिलेज। जो मसल हमारे थायरॉयड कार्टिलेज के साथ अटैच होगा इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर का पार्ट, उसको हम थायरोफ्रेंजस कह देंगे। जो क्रीकोइड के साथ अटैच होगा उसको हम क्रीकोफ्रेंजस कह देंगे। बोथ आर द पार्ट्स ऑफ इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और आपने देखा था कि ये जो हमारा होता है एक्चुअली द थायरोफ्रेंजस, ठीक है, उसके कौन से होते हैं, ऑब्लीक फाइबर्स होते हैं ऐसे करके, ठीक है। और क्रीकोफ्रेंजस जो होते हैं उसके ट्रांसफर्स फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और इसके दरमियान में ये वाला जो एरिया होता है ना यहाँ वाला, ये बहुत ज़्यादा जो है ना पोटेंशियल गैप का होता है, और ये कीलियंस डिहेसेंस होता है इसका, आपको पता है गेटवे ऑफ द टीयर्स भी इसको हम कहते हैं। और ये होता है कि इसमें ना ये फ्रेंजियल पाउच इसमें से निकल के ऐसे बाहर आता है, आपको याद है ये वाला। तो इट इज़ एक्चुअली द रीजन जो कि बहुत ज़्यादा वीक होता है। उसके बाद आते अच्छा ये वाला था फर्स्ट वाला इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर मसल कहाँ से ओरिजिनेट करता है। अभी हमने देखा थायराइड और क्रीकोइड कार्टिलेज से, थायरोफ्रेंजर से क्रीकोफ्रेंजस, ठीक है। और अर्लीस्ट इन कॉमनेस कॉम्प्लिकेशन जो डिप्थीरिया की होती है वो हार्ट फेलियर इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन एक्यूट नेफ्राइटिस भी होता है, लेकिन उन्होंने कॉमनेस्ट पूछा है ना तो फिर हम इसकी तरफ जाएंगे। पैलेटल पैरालिसिस भी लेट जाके होता है तकरीबन मंथ्स में, 1 to 3 मंथ्स में। और लेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है ये भी थोड़े से वीक्स बाद होती है, ठीक है। तो हार्ट फेलियर जो होता है ये जल्दी होता है। अ सिंगल पेनलेस फर्म पिंकिश अल्सरेटेड स्वेलिंग विद पंच्ड आउट एज ऑन द लिप इज़। नेक्स्ट ये होता है ना सिफिलिस जो होता है, आपको पता है इसका एक चांसरे बनता होता है, तो अगर ये लिप्स पे बनता है वैसे तो ये जेनिटल भी बनते हैं अल्सर्स इसके, और इस तरह से स्किन अल्सर्स भी बन रहे होते हैं। तो अगर ये लिप्स के ऊपर बने तो इसकी करेक्टरिस्टिक चीज़ें ये होती हैं कि ये सिंगल होता है, ठीक है, सिंगल होता है। दूसरा ये कि ये पेनलेस होता है, इसमें कोई पेन नहीं होती, ठीक है। और तीसरा ये कि फर्म होता है, ये इसकी मेन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्म होता है, सिंगल होता है, पेनलेस होता है, इसके अलावा ये अल्सरेटेड स्वेलिंग होती है, इसकी पंच्ड आउट जो है वो एज होती है। तो ये इस तरह से जो है बनता होता है सिफिलिस का। ये आपके बुक की ना पेज नंबर है 245, चैप्टर नंबर 43 पे इन्होंने अल्सर्स का बताया हुआ है कि बैक्टीरियल अल्सर्स हो सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से, टीबी की वजह से, सिफिलिस की वजह से, एक्टिनोमाइकोसिस की वजह से क्रॉनिक अल्सर्स बनते होते हैं। लेकिन उन्होंने इसकी कोई करेक्टरिस्टिक चीज़ें नहीं बताई हुई। लेकिन टीबी में इस तरह का कोई अल्सर नहीं बनता, ट्रॉमा की वजह से इस तरह का कोई अल्सर नहीं बनता होता, ठीक है। और इसके अलावा जो मैलिग्नेंट होते हैं वो भी नहीं इस तरह के होते हैं। इस तरह की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सिफिलिस के अल्सर्स की होती हैं, ठीक है। फिर आता है कि इन्फेक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ माउथ विच इज़ डेंटोजेनिक इन ऑरिजिन। इसके लिए आप पेज नंबर 297 खोल लें, तो उसमें आपको मैंने पढ़ाया भी था कि जो है 297 में हमने पढ़ा था कि जो लुडविग्स एंजाइना होता है ना ये फ्लोर ऑफ माउथ का इन्फेक्शन होता है, ठीक है। फ्लोर ऑफ माउथ का इन्फेक्शन होता है, और इसके अलावा इसकी ईटियोलॉजी मेन क्या होती है कि ये डेंटल इन्फेक्शंस जो होते हैं सेकेंड और थर्ड मोलर्स के, वहाँ से मोस्टली जो है 80% ऑफ द केसेस जो है इसके डेंटल इन्फेक्शन की वजह से आते हैं। तो इन्फेक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ माउथ जो सब मैंडिबुलर स्पेस होती है वहाँ का विच इज़ यूजुअली डेंटोजेनिक इन ऑरिजिन, वो कौन सा होगा,
लडविग्स एंजाइना होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस के साइंस क्या होते हैं। क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस में हमने पढ़ा था कि एक्चुअली एक्यूट था और क्रोनिक था, ठीक है। अब जो क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस है उन्होंने कहा है कि इसमें सर्वाइकल लिम्फ नोड्स इनलार्ज होते हैं, हाँ होते हैं। इसके क्लिनिकल फीचर्स में हमने डिस्कस किया था कि इसमें जो सर्वाइकल एग्जामिनेशन में हमें मिलता है कि एक्चुअली इसमें क्या होता है कि इनलार्जमेंट ऑफ द जुगलोडाइगेस्ट्रिक लिम्फ नोड्स हमें मिलते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी ऑफ द साइज ऑफ टॉन्सिल्स, इसमें ये होगा ना कि वो टॉन्सिल्स जो होंगे वो फाइब्रोटिक टाइप के भी होते हैं ना, एक फाइब्रोइड होते हैं टॉन्सिलाइटिस, उसमें वो छोटे से हो जाते हैं फाइब्रोसिस की वजह से। और इसी एग्जामिनेशन में भी हमें मिलता है कि टॉन्सिल्स में शो वेरिंग डिग्री ऑफ इनलार्जमेंट, कि इस तरह से वेरी कर रहे होते हैं अपनी इनलार्जमेंट में, ठीक हो गया। तो ये भी इसका हो सकता है। इसके अलावा इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि पस हमें मिलती है टॉन्सिलर क्रिप्ट्स में, हाँ इसकी हमें टॉन्सिलर क्रिप्ट्स में पस मिल रही होती है। वो कहते हैं कि हम जब इसको टॉन्सिल्स छोटे होते हैं, जब प्रेशर अप्लाई करते हैं इंटीरियर पिलर पे, तो वहाँ से फ्रैंक पस बाहर आती है, चीज़ से मटीरियल बाहर आता है क्रोनिक फाइब्रॉइड टाइप पे ना। तो मैंने आपको बताया भी था, इसको हम इवान मूर साइन कहते हैं। तो इट इज़ एक्चुअली व्हाट कि इसमें जो आंसर होगा वो एडेमा ऑफ द यूवला होगा। यहाँ पे यूवला कोई एडेमेटस नहीं होता। इन द पेशेंट विद प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया टू सॉलिड्स एंड ऑल्सो टू लिक्विड्स, के सॉलिड्स को भी वो नहीं खा पा रहा और फ्लूइड्स भी नहीं खा पा रहा। सबसे पहले आप 390 पेज खोल लें, उस पे ईसोफेगस का कार्सिनोमा का बताया हुआ है। ईसोफेजियल कार्सिनोमा आपने जीआईटी में भी पढ़ा होगा, पैथोलॉजी में। तो इसमें इसकी क्लिनिकल फीचर्स लिखे हुए हैं 390 पेज पे कि प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होता है, कि पहले डिस्फेजिया सॉलिड्स को होता है, फिर लिक्विड्स को। पहले बंदे से सॉलिड्स नहीं खाए जाते, फिर लिक्विड्स नहीं पिए जाते, और आहिस्ता आहिस्ता उसका जो है वेट लॉस हो जाता है। तो ये ईसोफेजियल कार्सिनोमा इसमें होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर आ जाएं पेज नंबर 309 पे। वहाँ पे आपको दो कैंसर्स मिलेंगे, एक पायरिफॉर्म साइनस का कार्सिनोमा उन्होंने बताया हुआ है, और एक उन्होंने कार्सिनोमा पोस्ट क्रिकॉइड रीजन का बताया हुआ है। पायरिफॉर्म साइनस जो होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो लेरिंग्स के दोनों साइड्स पे जगह होती हैं, थोड़ी थोड़ी साइनसेस होती हैं, वहाँ पे अगर कैंसर हो जाए, ठीक है। तो इन्होंने क्लिनिकल फीचर्स में लिखा हुआ है कि प्रिकिंग सेंसेशन होती है पेशेंट को स्वेलिंग पे, और ओटेल्जिया होता है, कान में दर्द हो रही होती है, स्वेलिंग करते हुए पेन हो रही होती है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है डिस्फेजिया हो रहा होता है। इंक्रीजिंग डिस्फेजिया में फॉलो, लेकिन इन्होंने कुछ मतलब स्पेसिफिकली नहीं बताया हुआ कि पहले किसको होगा, लेकिन आप लिख लें कि पहले सॉलिड्स को होता है, फिर बाद में लिक्विड्स को जाता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आता है कि कार्सिनोमा पोस्ट क्रिकॉइड रीजन, ठीक है। पोस्ट क्रिकॉइड रीजन जो है, यहाँ पे अगर क्लिनिकल फीचर्स में आप लिखें तो देखें तो उन्होंने लिखा हुआ है कि प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया इज़ द प्री डोमिनेंट प्रेजेंटिंग सिम्टम। इसमें भी यही होता है कि पहले सॉलिड्स को होता है, फिर लिक्विड्स को होता है। फिर चले जाएँ आप पेज नंबर 389 पे, वहाँ पे कार्डियक एक्लेजिया लिखा हुआ है, और उसकी जो है सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, सिम्टम्स ऑफ कार्डियक एक्लेजिया इंक्लूड्स डिस्फेजिया विच इज़ मोर टू लिक्विड्स देन सॉलिड्स। मतलब कि पहले लिक्विड्स को डिस्फेजिया होगा, फिर सॉलिड्स को डिस्फेजिया होगा, जो कि रिवर्सल होता है आपके मेलिग्नेंसीज और स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर्स होंगे। देखिए क्लेजिया कार्डिया में आपको पता है वो नीचे से बिल्कुल बैलून बन जाता है हमारे इसोफेगस का। तो इस वजह से ना शुरू में लिक्विड्स नहीं जाते, वो उधर ही अटक जाते हैं सारे, और फिर ऐसा ऐसा सॉलिड्स भी अटक जाते हैं ना, वहाँ पे जमा हो जाता है सारा खाना। तो ये आपने याद रखना है, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। मुझे भी MCQ आया था और मेरा गलत हो गया था, और इस तरह के उन्होंने डिफरेंट MCQs बना के बताए हुए थे कि मतलब कॉमन सेंस से अगर सोचा जाए तो सॉलिड से पहले होंगे, फिर लिक्विड्स, लेकिन यहाँ पे क्लेजिया कार्डिया में हमेशा मेलिग्नेंसी और स्ट्रक्चर से ऑपोजिट जाता है, और रिगर्गिटेशन हो जाती है स्वेलिंग की एट द नाइट, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। तो ये आपने क्लेजिया कार्डिया जो है ना इसका करना है क्लिक, क्योंकि इसोफेजियल कार्सिनोमा में भी, कार्सिनोमा ऑफ द पायरिफॉर्म फोसा में भी, और पोस्ट क्रिकॉइड कार्सिनोमा में भी, क्योंकि एक किस्म के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं ना, तो स्ट्रक्चर्स की वजह से खाना पहले नहीं जाएगा, सॉलिड्स पहले नहीं जाएंगे, फिर लिक्विड्स नहीं जाएंगे। जबकि एक्लेजिया कार्डिया में क्योंकि बिल्कुल ऐसे डायलेशन हो जाती है, तो पहले लिक्विड्स को होगा, फिर सॉलिड्स को होगा। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लें इसको एक जगह पे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द क्लेफ्ट पैलेट एक्सेप्ट। तो ये आपका जनरल सा क्वेश्चन है, और ये हमने देखा भी था कि क्लेफ्ट पैलेट का आपके पेज नंबर 491 पे जब हम एडिनोइडेक्टमी करते हैं
तो हमने उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन में देखा था, लिखा भी हुआ है वहाँ पे कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कि क्लेफ्ट पैलेट अगर किसी को हो तो सबसे पहले हमने उसके क्लेफ्ट पैलेट को ठीक करना है, उसकी सर्जरी करके फिर हमने एडिनोइडेक्टमी करनी है, ठीक है। तो आपको पता होगा क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है, उसमें पेशेंट्स को क्या होता है, हाइपरनेजेलिटी होती है उनकी, मतलब वो जो बोल रहे होते हैं तो उनकी जो वॉइस होती है ना उसमें थोड़ी सी जैसे हमारा नाक बंद नहीं होता वैसे वैसे आवाज़ आ रही होती है। और टाइटस मीडिया इसकी वजह से हो सकता है क्योंकि क्लेफ्ट पैलेट बना हुआ है तो इजीली हमारी यूस्टेशन ट्यूब जो है ब्लॉक वगैरह हो सकती है और इस तरह से ना तो उनकी मतलब ओटाइटिस मीडिया उनके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उनकी, ठीक है। फिर सकलिंग ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट होगी, वो बिल्कुल एक मतलब लिंकेज होता है आपके पैलेट का और आपके नोज़ का, एक लिंकेज रह जाता है, वो प्रॉपरली जो है वो डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से सकलिंग डिफ़िकल्ट होती है। लेकिन एडिनोइडेक्टमी हम नहीं कर सकते क्लेफ्ट पैलेट में, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और ओनली अबडक्टर मसल ऑफ द लेरिंग्स इज, थोड़े से मसल्स को देख लेते हैं और लेरिंग्स की एनाटमी को देख लेते हैं। ये देखें बिल्कुल सीधी खड़ी है और इसकी जो है ना क्या है, बिल्कुल सामने से लैरिंग्स है, ठीक है। लैरिंग्स देखें ऊपर ये हमें हाइयोइड बोन नज़र आ रही है, दिस इज़ अ थायरॉयड कार्टिलेज, दिस इज़ अ क्रीकॉइड कार्टिलेज, ठीक है। और ये पीछे से कौन सा नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ एपिग्लोटिस, ठीक हो गया। अब हमने इसके थोड़े से मसल्स देखने हैं। अब वो वाला मसल जो कि हमारी हाइयोइड बोन और थायरॉयड कार्टिलेज के दरमियान वाला होगा उसको हम क्या कहेंगे, थायरोहाइयोइड मसल, ठीक है, थायरोहाइयोइड मसल। ये लड़की जो है साइड पे हो गई है और ये हमें साइड से नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। अब इसकी मूवमेंट चेक करें कि ये क्या करेगा, थायरोहाइयोइड मसल हमारे लैरिंग्स को एलिवेट करेगा ऊपर की तरफ कंट्रैक्ट करके, ठीक है। तो लैरिंग्स एलिवेट हो रहा है इसमें, देखें ये भी रिलैक्स है और जब ये कंट्रैक्ट करेगा थायरोहाइड मसल तो ये लैरिंग्स जो एलिवेट होगा, ठीक है, इस तरह से। फिर इसके अलावा भी आपकी बुक में 321 पेज पे लिखा हुआ है कि एक्सट्रिंसिक मसल्स होते हैं, उसमें एलिवेटर्स होते हैं, डिप्रेसर्स होते हैं और एक्सट्रिंसिक मसल जो बाहर से लैरिंग्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है। और नेबरिंग स्ट्रक्चर्स के साथ लाइक इसमें हमने देखा कि थायरोहाइड मसल था और इस तरह से थायरोहाइड जो एलिवेट कर रहा होता है इसके बहुत से साथी होते हैं, लाइक वो बुक से पढ़ लीजिएगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें थायरोहाइड हमने डिस्कस किया है। अब हम टेंसर्स की बात करने लगे। टेंसर्स में भी हैव द जो इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं ना वो आते हैं, ठीक है। अब जो टेंसर्स होते हैं, दिस इज एक्चुअली द हाइयोइड बोन, दिस इज अ थायरॉयड कार्टिलेज, दिस इज अ क्रीकॉइड कार्टिलेज। थायरॉयड और क्रीकॉइड कार्टिलेज के दरमियान में कौन सा मसल्स हैं, क्रीकोथायरॉयड मसल्स हैं, ठीक है, क्रीकोथायरॉयड मसल्स हैं। अब ये देखें कैसे काम करेगा। तो इसने क्या किया, वोकल कॉर्ड को टेंस करना है इसने अंदर की तरफ से, ठीक है, टेंस करना है, खींचना है, देखें इधर को खींच रहा है ये, ठीक है। जब कंट्रैक्ट कर रहा है तो ऐसे हो रहा है जिससे वो हमारे वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो खींचे जा रहे हैं अंदर से, टेंसर्स हैं, ठीक है। सो क्रीकोथायरॉयड इज़ एक्चुअली द टेंसर। इन्होंने ऊपर से वो थायरॉयड कार्टिलेज को थोड़ा सा उतार दिया और फिर बता रहे हैं कि ये अभी भी वोकल कॉर्ड्स को क्या कर रहा है, टेंस कर रहा है। दीज आर द वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, जो कि टेंस हो रहे हैं। वोकल कॉर्ड्स किसके दरमियान में होते हैं, थायरॉयड और ये हमारा रिटिनॉइड है, ठीक है, इसके दरमियान में ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं। तो ये वोकल कॉर्ड्स को क्या कर रहा है, टेंस कर रहा है, ठीक है। पीछे रेटिनॉइड्स हैं। अब ये बताएंगे जो हमारा है थायरोरेटिनॉइड मसल जो हमारे थायरॉयड और रेटिनॉइड के दरमियान में है, ठीक है, उनको हम वोकल मसल भी कहते हैं, वोकल कॉर्ड्स के मसल्स होते हैं। ये भी क्या कर रहे होते हैं, ये भी हमारे वोकलिस मसल जो है, दीज आर ऑल्सो टेंसर्स, ये भी टेंस कर रहे हैं। पीछे से क्रीकोथायरॉयड भी जो है टेंस कर रहा था और ये भी टेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बताएंगे आपको अंदर से, ये पीछे आ गए हैं, ठीक है, इनमें हम देखें। अब हम ऊपर से देख रहे हैं इसको, ठीक है, और ये देखें बिल्कुल सीधा ऊपर से देख रहे हैं। अब हम क्या देखेंगे इसमें, वही इन्होंने खोल के आपको दिखा दिया इसको कि क्रीकोथायरॉयड मसल्स हैं, ठीक है, और ये वोकलिस मसल्स हैं। ये क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन उसी तरह कंस्ट्रक्शन करके दिखा रहे हैं, टेंसर्स हैं, ठीक है, टेंसर्स हैं सारे, वो दिखा रहे हैं आपको। इसके अलावा अब आ जाता है आपकी बुक में लिखा हुआ है
कि जो हमारे लेरेंजियल इनलेट के ओपनर्स वगैरह होते हैं वो, ठीक है। दिस इज़ अ थायरॉयड कार्टिलेज, दिस इज़ अ क्रीकॉइड कार्टिलेज जो कि रिंग शेप्ड होती है पीछे जाके इस तरह से, दिस इज़ अ रेटिनॉइड कार्टिलेज। और इसके साथ ये ऊपर हायोइड बोन है, ये एपिग्लॉटिस है, इसके दरमियान में आपको मसल नज़र आ रहा है, इसकी बात करने लगे हैं हम। इसको हम कहते हैं एराई एपिग्लॉटिक मसल, ठीक है। ये देखें अब क्या करेगा, ये हमारी जो एराई एपिग्लॉटिक मसल जो होगा ये क्या कर रहा है, ऊपर से एपिग्लॉटिस को नीचे की तरफ खींच रहा है। उससे क्या होगा, हमारा लेरिंक्स बंद हो जाएगा। तो एराई एपिग्लॉटिक क्या कर रहे हैं, दे आर क्लोजिंग आवर लेरेंजियल इनलेट, ठीक है। एराई एपिग्लॉटिक मसल्स आर क्लोजिंग द लेरेंजियल इनलेट। ये फिर रिलैक्स हो गए हैं तो वो खुल गया है दोबारा से। तो थायरो एपिग्लॉटिक जो होंगे ना, मतलब वो जो कि थायरो और एपिग्लॉटिक होंगे यहाँ पे करके, वो लेरिंक्स को खोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से ये जो राय एपिग्लॉटिक है ये लेरिंक्स को बंद कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। अब हम अपने जो है इनमें से बात करते हैं मसल्स ऑफ लेरिंक्स की, जो कि वोकल कॉर्ड्स के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं। इसमें से ये देखें, ये थायरॉयड कार्टिलेज है, पीछे से हम देख रहे हैं दिस है क्रीकॉइड कार्टिलेज, ये ऊपर से हायोइड है, ये एपिग्लॉटिस है। और अब हमने देखना है कि ये जो रेटिनॉइड्स हैं, ठीक है, इनके दरमियान में मसल्स होंगे, इनको हम कहेंगे इंटर रेटिनॉइड मसल, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जो हमारे मसल्स जो हैं क्रीकॉइड कार्टिलेज और रेटिनॉइड कार्टिलेज के दरमियान में होंगे, उनको हम कहेंगे क्रीको रेटिनॉइड मसल्स, ठीक है। अब वो पोस्टीरियर वाले भी होते हैं और लैटरली भी होते हैं, ठीक है, लैटरली भी होते हैं, क्योंकि आगे से भी तो क्रीकॉइड कार्टिलेज है ना, तो वहाँ से लैटरली बन जाते हैं। और इन मसल्स की हम बात करेंगे, ठीक है। अब वो यही बताने लगे हैं कि ये रेटिनॉइड मसल्स जो है ना, ये क्या करेंगे, अपने इस तरह से मूव करेंगे, एडक्टर्स होंगे ये, ठीक है। ये रेटिनॉइड कार्टिलेजेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। सो दीज आर एडक्टर्स, ठीक है, एडक्टर्स। कौन सा एडक्टर है ये, हमारा इंटर रेटिनॉइड या ट्रांसफर्स रेटिनॉइड हम इसको कह सकते हैं, दीज आर द एडक्टर्स, ठीक है। इसी तरह जो थायरो रेटिनॉइड होंगे वो भी एडक्टर्स होंगे, थायरो रेटिनॉइड्स भी एडक्टर्स हैं, इंटर रेटिनॉइड्स भी एडक्टर्स हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लेटरल रेटिनॉइड्स अब देखेंगे, वो भी एडक्टर्स होंगे, अंदर की तरफ मूव करेंगे। अब ये आप देखिएगा कि ये पीछे इन्होंने पोस्टीरियर क्रीको रेटिनॉइड आपको दिखा दिया है, जो क्रीकॉइड और रेटिनॉइड के दरमियान में है, ठीक है। अब ये क्या कर रहे होंगे, ये देखना ज़रा, ये देखें, अब ये दोनों लड़ रहे होंगे, ठीक है। अगेन इस तरह याद कर लें, क्रीको रेटिनॉइड जो पोस्टीरियर वाले हैं, और अब ये आपको दिखाएंगे इंटर रेटिनॉइड्स, ठीक है, ये वाले इंटर रेटिनॉइड्स अंदर की तरफ मूव कर रहे होंगे, ठीक है। इंटर रेटिनॉइड्स अंदर की तरफ मूव कर रहे होंगे और क्रीको रेटिनॉइड जो है वो बाहर की तरफ खींच रहे होंगे, मतलब इस तरह से कंट्रैक्ट करके लेरिंक्स को खोल देंगे इस तरह करके। तो अब आपने याद करना है, जो पोस्टीरियर क्रीको रेटिनॉइड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एबडक्ट कर रहे हैं, लेरिंक्स को खोल रहे हैं। ये देखें, इधर से आपको सही समझ आएगी कि जो हमारे हैं ये दोनों, ये इसको बंद कर रहे हैं इंटर रेटिनॉइड्स, और पीछे से जो पोस्टीरियर क्रीको रेटिनॉइड्स हैं वो हमारे लेरिंक्स को खोल रहे हैं। तो ये बंद रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, इसी वजह से, ठीक है। बंद हो रहा है, खुल रहा है, क्यों, जो हमारे इंटर रेटिनॉइड मसल्स हैं, इधर मैं आपको बताती हूँ कि इंटर रेटिनॉइड मसल्स हैं, इधर से लैटरल क्रीको रेटिनॉइड मसल्स होंगे, इधर से थायरो रेटिनॉइड मसल्स होंगे, ये सारे मिलके तीनों मसल्स क्या कर रहे होंगे, एडक्ट करवा रहे होंगे हमारे वोकल कॉर्ड को, ठीक है। और सिर्फ अकेला है ये क्रीको रेटिनॉइड पीछे वाला जो कि क्या कर रहा होगा, उसको खोल रहा होगा, ठीक है। तो एबडक्टर कौन है यहाँ पे, एबडक्टर जो है वो पोस्टीरियर क्रीको रेटिनॉइड है, और एडक्टर्स तीन हैं, एक हमारे इंटर रेटिनॉइड्स हैं, एक हमारे जो हैं वो लैटरल क्रीको रेटिनॉइड्स हैं, ठीक है, और एक हमारे थायरो रेटिनॉइड्स हैं, ठीक है। ये तीनों जो है ना क्या कर रहे हैं, एडक्ट करवा रहे हैं। टेंसर्स हमने क्रीको थायरॉइड वाला पढ़ लिया था, वो जो टेंस कर रहे थे, याद है आपको, वो कैलेस और वो, तो यही मेन चीज़ें हैं इसकी। अब आप इन मसल्स को पहचाने ज़रा। लैटरल क्रीको रेटिनॉइड आपको याद है क्या कर रहा था, किसके साथ मिल के खोल रहा था हमारे, सॉरी एडक्ट कर रहा था हमारे जो वोकल कॉर्ड को,
इंटररेटनॉइड्स के साथ मिलके और थायरोरेटनॉइड्स के साथ मिलके, ठीक है। तो ये तो हो गया ना एडक्टर, ठीक है, ये हो गया एडक्टर। और अगर हम बात करें अपने क्रीकोथायरॉयड मसल की, तो याद है वो वाला जो टेंस कर रहा था वो कैलिस के साथ मिलके, ठीक है। और ये जो स्टर्नोथायरॉयड होता है ना, ये एलिवेटर कौन सा था, थायरोहायोइड, याद है आपको, जो एलिवेट कर रहा था हमारे उसको, एलिवेशन कर रहा था, ठीक है। अब जो डिप्रेशन कर रहा होगा वो स्टर्नोथायरॉयड होगा, ठीक है। स्टर्नोथायरॉयड, खुद सोचें कि थायरॉयड से लेके स्टर्नम तक जा रहा है मसल्स, तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ डिप्रेस करेगा ना उसको, तो ये डिप्रेसर होता है। लेकिन पोस्टीरियर क्रीकोरेटनॉइड जो होता है, मैंने आपको बताया था, ये बिल्कुल अकेला होता है, और वो 3 होते हैं, वो 3 साथी होते हैं, और ये बेचारा अकेला होता है। अकेला जो है वो खोलने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है, खोलने की कोशिश कर रहा होता है, उधर से वो तीनों मिलकर बंद कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से याद कर लें, ये अकेला बेचारा मिलकर खोलने की कोशिश कर रहा होता है, एबडक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो जो तीनों होते हैं ना मिलके उसको फिर बंद कर देते हैं। तो इनके दरमियान में बस यही चलता रहता है, ठीक है। अब आपके पेज नंबर ना 337 पे है कि नर्व सप्लाई क्या है। देखें बहुत ही ईजी है। जो टेंसर था ना, याद है टेंसर कौन सा था, टेंस कर रहा था, खींच रहा था हमारे थायराइड को, वोकल कॉर्ड्स को, वो कैलिस के साथ मिलके क्रीकोथायरॉयड, याद है वो ऐसे इस तरह को खींचा था हमारा, ऐसे जा रहा था वो टेंस होके। ये वाला जो है ना, सारे जो हमारे मसल्स हैं ना वोकल कॉर्ड के, उन सबको जो है ना कौन सी नर्व सप्लाई करती है, रीकरेंट, ठीक है, सबको करंट लगी होती है। लेकिन ये जो क्रीको है ना, ये बिल्कुल अनोखा है, इसको करंट नहीं लगती है, टेंस करता है ना, तो इसको जो है ना, इसको जो नर्व सप्लाई करती है वो एक्सटर्नल लेरेंजियल होती है, एक्सटर्नल लेरेंजियल, ठीक है। ये याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सारे जितने भी मसल्स हैं उनको रीकरेंट नर्व सप्लाई करती है, लेकिन जो क्रीकोथायरॉयड है, जो टेंसर है, उसको एक्सटर्नल लेरेंजियल सप्लाई करती है। तो MCQ सॉल्व हो गया आपका कि एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व जो होती है वो हमारे क्रीकोथायरॉयड मसल को सप्लाई करती है, ठीक है। रिकरेंट जो है बाकी सारे नर्व मसल्स को सप्लाई कर रही है। अब आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ। मैंने आपको बताया था नेज़ोफेरिंक्स था, फिर हमारा ओरोफेरिंक्स था, फिर लेरेंजियोफेरिंक्स था, और हमने डिस्कस किया था कि नेज़ोफेरिंक्स को नर्व सप्लाई करती है हमारी 5th नर्व, ठीक है, और ओरोफेरिंक्स को हमारी नर्व सप्लाई करती है 9th नर्व, ठीक है। और लेरेंजियो फेरिंग्स जो होता है हमारा, उसको नर्व सप्लाई करती है 10th नर्व, वेगस नर्व, ठीक है। अब जो वेगस नर्व होती है ना, वेगस नर्व, वो आगे से 2 डिवीजन्स देती है। 2 डिवीजन्स कौन सी देती है, सुपीरियर लेरेंजियल देती है, ठीक है, सुपीरियर लेरेंजियल देती है, और रिकरेंट लेरेंजियल देती है, रिकरेंट लेरेंजियल, ठीक है। आगे से जो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व है ना, उसकी आगे से 2 टाइप्स होती हैं, एक्सटर्नल लेरेंजियल, याद है कौन किसको सप्लाई कर रहा था एक्सटर्नल, क्रीकोथायरॉयड, अभी देखा है, और आपका इंटरनल लेरेंजियल याद है, वो भी बताना है बल्कि मैंने। और रिकरेंट जो है इसका तो मैंने आपको बता दिया कि सारे जितने भी मसल्स हैं ना बाकी क्रीकोथायरॉयड के अलावा, वो सब सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, इंटरनल लेरेंजियल की बात करने लगे। ये जो इंटरनल लेरेंजियल है ना, इंटरनल लेरेंजियल, वो कहते हैं कि ये सेंसरी सप्लाई देती है हमारी। ये जो मोटर सप्लाई थी हमने डिस्कस कर लिया, रिकरेंट और जो है आपकी एक्सटर्नल लेरेंजियल से हो रही थी, ठीक है। अब सुपीरियर लेरेंजियल की जो एक्सटर्नल है वो भी यूज़ हो गई, रिकरेंट भी यूज़ हो गया, रह गया हमारी इंटरनल लेरेंजियल, ठीक है। अब उसको हमने देखना है। अब ये होता है कि जो हमारा लेरिंग्स का हमने पोर्शन देखा था ना, एक ग्लॉटिस वाला पोर्शन था जहाँ पे वोकल कॉर्ड्स पड़े हुए थे, ठीक है। अब ये वोकल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, ये वोकल कॉर्ड्स हैं। वोकल कॉर्ड्स के ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ऊपर वाला हिस्सा, मतलब कि वोकल कॉर्ड्स के ऊपर वाला हिस्सा कौन सा होगा, वो वाला जो है ना, वहाँ पे जो सेंसरी नर्व सप्लाई जाती है वो इंटरनल लेरेंजियल से जाती है। किससे जाती है, इंटरनल लेरेंजियल से, ठीक है। और जो उसके नीचे वाला पोर्शन है ना, बिलो द वोकल कॉर्ड्स, वहाँ पे जाती है रिकरेंट। यहाँ पे भी करंट लगी होती है, नीचे साइड पे भी रिकरेंट। सब हमारे वोकल कॉर्ड्स के जो मसल्स हैं सबको करंट लगी हुई है, और जो वोकल कॉर्ड के नीचे वाला हिस्सा है सेंसरी वाला, वो भी उसमें भी करंट लगी हुई है, ठीक है। इस तरह से याद कर लें। सिर्फ क्रीकोथायरॉयड है, उसको एक्सटर्नल लेरेंजियल सप्लाई कर रही है, और इंटरनल लेरेंजियल सेंसरी सप्लाई दे रही है वोकल कॉर्ड्स के ऊपर वाले हिस्से को, ठीक है। इस तरह से आपको थोड़ा बहुत याद हो क्या होगा। तो ये डिवीजन होती है एक्चुअली हमारे यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है वो किस वजह से हो सकता है ना, तो रेस्पिरेशन नहीं आ रही ना, तो कंप्रेशन ट्रॉमा से ऑब्वियसली नहीं आएगा,
और ये आपके पेज नंबर 325 पे लिखा भी हुआ है कि क्लिनिकल फीचर्स ऑफ लेरेंजियोट्रेकियल ट्रॉमा, कि उसके रिजल्ट में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। ठीक है, पेनिट्रेशन ट्रॉमा हो फिर भी ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगी, सोचने वाली बात है। इरिटेंट गैसेज होंगी, अगर वो इनहेल कर लेते हैं तो ऑब्वियसली सांस नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ऊंची ऊंची बोलेंगे, ठीक है, और गला बंद हो जाएगा, लेकिन उससे उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं होता ना। उसके बाद कॉमनेस्ट साइट ऑफ लेरेंजियल कार्सिनोमा, अगर आपने लेरेंजियल कार्सिनोमा जो है वो पढ़ा हो तो उसमें हम देख लेते हैं कि लेरेंजियल कार्सिनोमा जो होता है ये आपके पेज नंबर 347 पे है। और इसमें है पेज नंबर 349 पे लिखा हुआ है ग्लॉटिक कैंसर इन द वॉस्ट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस लेरेंजियल कैंसर ओरिजिनेट इन द ग्लॉटिक रीजन। तो ये याद रखना है, ग्लॉटिक रीजन में जहाँ पे वो वोकल कॉर्ड्स वाला लेवल होता है ना, वहाँ पे। ठीक हो गया। फिर आपके पेज नंबर 359 पे लिखा हुआ है कि आइडियल साइड ऑफ ट्रेकियोस्टमी क्या है ना। तो इसमें लिखा हुआ है परमानेंट ट्रेकियोस्टमी जो होती है वो 3 तरह की होती है। हाई होती है और मिड होती है, लो होती है। हाई में हम क्या करते हैं, वो जो थायराइड का इस्टमस होता है उसके ऊपर करते हैं। ठीक है, और ऊपर करते हैं तो उसको हम हाई कहते हैं। मिड में क्या होता है कि सेकंड और थर्ड जो होती है उसके दरमियान में करते हैं, तो ये प्रेफर्ड वन होती है। ठीक है, और जो लो है वो हमारा इस्टमस के लेवल के नीचे होता है। ठीक है, तो इसमें से मतलब लिखा हुआ है इसमें कि प्रेफर्ड वन कौन सी है, तो सेकंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग के दरमियान में अगर हम करते हैं तो वो हमारी प्रेफर्ड होती है। तो यहाँ पे जो है सेकंड और थर्ड आएगा ना, सी तो नहीं होगा ना इसका मतलब, तो ये होगा ना सेकंड और थर्ड, जहाँ पे इस्टमस का लेवल होता है। इस्टमस को हम उठाते हैं और उसके नीचे हमारी सेकंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग्स होती हैं, उसके अंदर हम जो है ना होल करते हैं। ठीक हो गया, वो 30 मिनट्स का हो गया। नेक्स्ट से हम ना बाकी करते हैं।